हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 124 में अपन ने 6 और 7 लास्ट देखा, आर्टिकल नंबर 124(7). ठीक है, आज 124(7) से आगे चलते हैं। मीनवाइल क्या है, 124 क्या है, इसमें एनजेसी है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल, ठीक है, अपॉइंटमेंट कमीशन। तो ये सुप्रीम कोर्ट बना, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए बना, लेकिन फिर 99 संविधान संशोधन 2014 से स्ट्रक डाउन, इसको हटा दिया गया, ठीक है ना। और इसी को अपन बोलते हैं 4 जजेस केस से। तो ये एनजेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये अपन ने जब अपॉइंटमेंट्स बताए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, तब मीनवाइल इसको डिस्कस किया, ठीक। तो अब ये एनजेसी का है पूरा। अब नेक्स्ट आगे अपन पढ़ते हैं इसके आर्टिकल नंबर 125 से, ठीक है। इस वीडियो में मेन है अपना अनुच्छेद 125 से वेतन, ठीक। ओके, देखते हैं आर्टिकल नंबर 125। आर्टिकल 125 है न्यायाधीशों की वेतन आदि, ठीक है। न्यायाधीश, तो देखो 125 है न्यायाधीश, पहली बात है यहाँ वर्ड लिखा हुआ है न्यायाधीश, कहने का मतलब सेम आर्टिकल है अपने चीफ जस्टिस के लिए और अदर जजेस के लिए, ठीक है। जैसे अपन को ध्यान है 34, ठीक है, 34 चोटी याद रखना है अपन को। टोटल जो स्ट्रेंथ है 1 + 33 इसके अंदर है, 1 सीजे और 33 अदर। तो इन 34 की बात है 125 के अंदर, ठीक है, वेतन आदि की। पहली चीज़ तो ये है। फिर इसमें जो समझने वाली चीज़ें हैं वो खास तौर पे 3 चीज़ हैं। एक वर्ड तो अपन को याद रखना है संसद, कि निर्धारण कौन करता है संसद करती है। समय समय पर अपन देखेंगे जैसे ये बढ़ते रहते हैं वेतन बढ़ते, मतलब जैसे डीए होता है ना, डियरनेस अलाउंस, उस अकॉर्डिंग ये बढ़ते हैं। तो बढ़ाता कौन है, परिवर्तन कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। फिर अब संसद कर सकती है तो सर फिर कहाँ लिखी हुई है सारी चीज़ें कि इसको इतना वेतन मिलेगा इतना। तो ये अपने जो सेकंड शेड्यूल है वो अपन को ध्यान रखना है। इसमें 2/4 आपको याद रखना है ना। सेकंड शेड्यूल के अंदर 4th प्रारूप है, घ 4th प्रारूप है ना। फोर्थ मतलब चौथा प्रारूप इसका। अभी मैं बताऊंगा आपको, जैसे याद करो अपन ने पिछले के अंदर शपथ देखी थी, तो वही तीसरी अनुसूची आई थी और उसमें चौथा प्रारूप था, है ना। तो ऐसे ही ये ध्यान रहना चाहिए। केवल ये क्वेश्चन पुराना हो चुका कि कौन सी शेड्यूल के अंदर मिलता है, अब शेड्यूल के अंदर कौन सा प्रारूप है वो अपन को ध्यान होना चाहिए। 4th प्रारूप अभी मैं बता दूंगा आपको। और फिर तीसरा क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट बिंदु, तो सीधा तो आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अपन क्या समझना है कि भाई संसद चेंज कर सकती है, लेकिन चेंज 2 तरह का होता है। देखो चेंज हमेशा 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो क्या है जिससे कोई जो पॉजिटिव चेंज है, पॉजिटिव का मतलब जैसे अपन ने अभी जैसे मान लो 100 रुपये थी, उसको बढ़ा के अपन ने 150 कर दिया, वो पॉजिटिव चेंज है, बढ़ाया गया। एक होता है नेगेटिव चेंज, 100 रुपये थी और उसको 80 कर दिया, ठीक है ना। तो ये इस तरह का कोई नेगेटिव चेंज नहीं हो सकता। इसी को अपन बोलते हैं शैल नॉट वेरी टू हिज डिसएडवांटेज, है ना। मान लो वो चल रहे हैं, पद पे बने हुए हैं, और पद पे बनते बनते जैसे चीफ जस्टिस के अपन देंगे 2,80,000 है, तो पद पे बनने के दौरान उसको कम नहीं कर सकते हैं, है ना। वो इसलिए ये प्रोविजन इसलिए है ताकि वो बिना किसी पक्षपात के अपना काम कर सके, जुडिशरी अपना काम कर सके, है ना। तो पद पे रहने के दौरान उसको उनके अहित के उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। शैल नॉट बी वेरी टू हिज डिसएडवांटेज, ठीक है ना। ये 3 चीजें अपन को ध्यान में रखनी है। यही पूरा इस आर्टिकल में लिखा हुआ। जैसे आप देखो बोर्ड सब देखो, एक तो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, ठीक है, और दूसरा अनुसूची के अंदर वर्णित है ना। अब जरा आप कह रहे थे 2/4 याद रखो, तो 4 में अभी आपको दिखा देता हूँ क्या। फिर देखो लास्ट देखो क्या लिखा हुआ है कि उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये है ना। ये सारा आर्टिकल नंबर 125 के अंदर लिखा हुआ है। ये नीचे फिर जो है ये वही इस आर्टिकल का ही अपन जो इजी देखते हैं वही चीज़ है। न्यायाधीशों के देखो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के, पहली बार न्यायाधीश लिखा हुआ दोनों आगे 1 + 33 के वेतन की सैलरी जो है, भत्ते अलाउंसेज, है ना। ये अलाउंसेज क्या होते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ठीक है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, ऐसे अनेक कार अलाउंस मिलता है, तो वो सारे अलाउंसेज इसमें आते हैं। विशेषाधिकार है ना, ये जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, ठीक है, वो सारे इसके अंदर है। फिर अवकाश, जैसे पीएल जो होती हैं अपने पीएल, तो उन सारे के जो पेड लीव्स होती हैं, ठीक है ना, ये वो है सारा। और पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी। और ये सारे जितने भी पेमेंट्स हैं सारे ये कहाँ से जाते हैं, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वहाँ से ये पेमेंट किया जाता है, सैलरी का भी और पेंशन का भी, ठीक है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो ठीक। और संसद समय समय पर निर्धारित करती है इसको। फिर क्या, वित्तीय आपातकाल के दौरान इनको कम किया जा सकता है, ठीक है ना। अब तो फाइनेंशियल इमरजेंसी
अपन पढ़ेंगे जब आएंगे। 3 तरह की होती हैं, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, फिर राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन, और ये अपने विद्या आपदा 352, 355, 380। फिर इसका उल्लेख कहाँ पे है, ये वेतन भत्तों का द्वितीय अनुसूची के अंदर है, सेकंड शेड्यूल के अंदर, ठीक है। अब ये सेकंड शेड्यूल की फोटो देख लो यहाँ पे। अब देखो ये सेकंड शेड्यूल है ना, सेकंड शेड्यूल का स्निप है, मैंने आपको माइक्रो दिया हुआ है, उसी का स्निप है। इसके अंदर प्रारूप देखो टोटल कितने हैं, क, ख, ग और अंग है ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 क ख ग अंग है, ये डय नहीं होता है, ये अंग बोलते हैं। गंगा में जो बिंदु लगती है ना, ये अंग गंगा, ये है, ये है। तो इसको यूं भी लिख देते हैं, जैसे आप गंगा देखोगे तो ये यूं भी लिखा जाता है, ये तो ये अंग की बिंदु है, आप बोलेंगे क्या, गंगा, तो इसको डय बोलते हैं, ये डय नहीं है, अंग है, क ख ग अंग है, तो गंगा ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल अपन देखिए कितने प्रारूप हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये जो चौथा प्रारूप है ना, इसमें है ये उच्चतम न्यायालय का, ये मैं बता रहा था आपको कि सेकंड शेड्यूल में चौथा प्रारूप ये है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के हैं, दोनों के दिए हुए चीफ जस्टिस और अदर जजेस, 1 + 33। कितना है चीफ जस्टिस की सैलरी, 2,80,000 अभी आज की तारीख में जैसे जो है, और अदर जजेस की है 2.5 लाख पर मंथ, है ना ये। तो ये इतनी नहीं, इसमें भी जब अलाउंसेस वगैरह जुड़ते हैं तो और बढ़ जाती है, ये तो सिर्फ बेसिक है। ओके, तो 2,80,000 और 2,50,000। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2,80,000 माइनस 30,000 कर देंगे, 2,50,000। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो अपन को समझनी है, यहाँ उच्च न्यायालय का लिखा हुआ है, हाई कोर्ट्स, ठीक है। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की उतनी ही है जितनी की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की होती है। ये 2.5 लाख और ये इधर ये 2.5 लाख, मतलब ये जहाँ से खत्म होगी ये वहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है। 2.5 लाख और फिर 2,25,000 रुपये अदर जजेस की, हाई कोर्ट्स की, ठीक है। तो याद कैसे रखना, आप ये सिमेट्री कैसे याद रहेगी, 2.8 2.5 फिर इधर कर देंगे, ये दोनों सेम रहेगा, 2.5 और ये 2.25, 2.25 लाख 25,000 का। अभी इधर जैसे अपन देखेंगे 30,000 का फर्क है, इधर अपन देखेंगे तो 25,000 का फर्क है, ठीक। ये चीज़ याद रखनी है अपने को। एक दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि आप प्रारूप जो 5th देख रहे हो अंग है, वो प्रारूप किसका है, CAG का, नियंत्रण महालेखाकार। कितनी है उसकी सैलरी, उतनी ही है जितनी सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस की है या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की है, उतनी ही है, 2.5 लाख, है ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब अपन, कई बार तो डायरेक्ट तो नहीं पूछेंगे, लेकिन किसी स्टेटमेंट का हिस्सा बना दिया कि निम्न में से कौन से स्टेटमेंट सही है, तो जितनी सैलरी CAG की है उतनी ही सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस की सैलरी है या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, ठीक है ना। तो ये अपन को भी मिलता जुलता है, ये से ध्यान रखना। अब टोटल जैसे अपन देखते हैं प्रारूप 5 है, तो पहला अपन जब यूनियन पढ़ा था तब मैंने बताया था आपको राष्ट्रपति, ठीक है। फिर राज्यपाल भागचा पढ़ेंगे तब आएगा, ये ख व्यवस्था कैंसिल कर दिया। फिर गया में जैसे अपने लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, राज्यसभा सभापति, राज्यसभा उपसभापति, और फिर चौथे घ के अंदर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंदर, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना है। तो 2/4 दूसरी अनुसूची का चौथा जो प्रारूप है, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, मतलब चीफ जस्टिस और अदर जजेस का वर्णन है। 2 चीज़ें इसके अंदर, क्या मतलब 2 में 2 चीज़ें, क्या, एक तो दोनों तो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और दोनों प्रकार के जजेस की है। तो ये 2/2 अपन को याद रखना है, और फिर मिलता जुलता है CAG से, ठीक। अब अपन देख रहे हैं जो अभी 2,80,000 बताइए कब से, 2018 से, ठीक है। मतलब 2018 के अंदर चेंज किए गए थे। इसके अंदर मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रति माह 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2,80,000 रुपये प्रति माह किया गया, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 90,000 प्रति माह से 2,50,000 रुपये प्रति माह किया गया। किसने किया, अभी अपन देखते हैं कौन करता है, कौन चेंज करता है, संसद करती है। कौन सा आर्टिकल ये बताता है, आर्टिकल नंबर 125, अभी पढ़ा था अपन ने संसद समय पे। फिर क्या, इसके अलावा उन्हें भत्ते भी दिए जाते हैं, उसमें निःशुल्क आवास, अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा कार्ड, टेलीफोन आदि मिलती हैं। फिर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों अन्य न्यायाधीशों के पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% होता है, ठीक है। पेंशन क्या होती है, वो लास्ट सैलरी जो ड्रॉ करते हैं उसका 50% उनको पेंशन के रूप में मिलता है। और वेतन और पेंशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जजेस किसे दिए जाते हैं, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत की संचित निधि से, ठीक है ना। ये चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, इस पर वोटिंग नहीं होती है संसद में,
तो दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं कंसिडर्ड फॉर ऑफ इंडिया पे, एक चार्ज एक नॉन चार्ज। ठीक है, चार्ज पे किसी तरह की वोटिंग नहीं होती है, नॉन चार्ज पे वोटिंग होती है। तो जो पार्लियामेंट अपन ने जब बजट पढ़ा था तब मैंने बताई थी ये चीज़। ओके, तो ये था अपना शॉर्ट एंड सिंपल आर्टिकल नंबर 125। ध्यान देने वाली जो चीज़ें हैं मेन 3 है। सबसे पहले संसद, फिर 2/4, और तीसरी चीज़ कि वो उसके अलाभकारी पद पे रहने के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकते। और किससे मिलती जुलती है, मतलब अदर जजेस की जो सैलरी है वही होती है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, और वही होती है CAG की, 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष। ठीक है ना, ये अपन को ध्यान में आर्टिकल नंबर 125 के संदर्भ में रखना है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है अपने आर्टिकल नंबर 126, 27 और 28। उन तीनों को एक साथ पढ़ना अपन को, 26, 27 और 28। 26, 27, 28 की जो खास बात है, ब्यूटी जो है वो ब्यूटी आएगी इस टेबल से। अगर आप कोई टेबल आती है तो 126, 27, 28 का क्वेश्चन काफ़ी घुमा के आता है, लेकिन आप उसके अंदर घूमोगे नहीं अगर ये टेबल आपको याद है तो। अब ये टेबल है क्या, बिल्कुल ईजी है, अपने नोट्स में भी आप इसी तरह बनाओगे, है ना। पहले तो ये 3 आर्टिकल आएंगे, 126, 127, 128, 1, 2, 3, है ना। ये तो सिर्फ ये सीरियल नंबर डला हुआ है, इसमें आपको इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर क्या है सब आर्टिकल है क्या, नहीं। ये तो अपन ने ऐसे बताया कि भैया ये टोटल जो चीज़ें हैं वो 3 है, एलिमेंट्स 3 है। ये आर्टिकल आर्टिकल नंबर 126, 127 और 120, 6, 7, 8। 126 के अंदर जो बात हो रही है वो है कार्यकारी न्यायाधीश, है ना। ये सभी न्यायाधीशों के प्रकार हैं, जजेस के, न्यायाधीशों के। कार्यकारी 27 के अंदर तदर्थ और 28 के अंदर सेवानिवृत्त। अब देखो ये याद कैसे रहेगा, मैं आप लोगों को ये 7 अपन ने लिखा ना, 7 यूं, तो ये लिख रहे हैं, नहीं देखो ये तय नहीं बन रहा है, ये ऐसे ये तय, ये तय भाई 7, थोड़ा सा घुमाओ उसको, अपन ने इसको थोड़ा सा और घुमा दिया लेफ्ट की तरफ 90 डिग्री, तो ये 7 ऐसे नहीं हो गया यूं, तो इसको अपन ने बन गया तदर्थ। ऐसे याद करना है, इमेज अपन को दिमाग में सेट करनी है। क्यों, क्या है, जैसे तदर्थ याद कर लोगे तो 127 याद हो जाएगा, एक गियर ऊपर डालना है 126, एक गियर नीचे डालना है 128, याद हो जाएगा अपना। ठीक है, ये है तो 26, 27, 28। 126 के अंदर है कार्यकारी, 27 के अंदर तदर्थ और 28 के अंदर है सेवानिवृत्त। अब देखो 28 कैसे याद रहेगा, 28 में आता, 28 अपन बोलते हैं तो 28 में एक जो वर्ड आ रही है और साउंड आ रही है वो हट की आ रही है, हटाना, 28 हट, हटा, हटाना। तो सेवानिवृत्त का मतलब वो सेवा से हट चुके हैं तो वह सेवानिवृत्त हो गए। तो हट जाओ, सेवा से हट जाओ, सेवानिवृत्त, तो ये हो गया ऐसे। तो 26, 27, 28 ऐसे याद हो सकते हैं। कार्यकारी को बोलेंगे अपन एक्टिंग, तदर्थ को बोलेंगे एडॉक, सेवानिवृत्त को बोलेंगे रिटायर्ड। ये कार्यकारी पहले समझो चीज़ क्या होती है, वर्ड को समझो पहले, एडॉक में वर्ड को समझो, सेवानिवृत्त तो समझ ही जाओगे वर्ड। कार्यकारी क्या होता है, जैसे अपन ने ये वर्ड यहाँ तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में तो छोड़ो, अपन ने जैसे राष्ट्रपति पढ़ा है, प्रधानमंत्री पढ़ा है, तब अपन ने ये वर्ड वहाँ बहुत यूज है, कार्यकारी राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट, या प्राइम मिनिस्टर में आया एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, बोलते हैं ना, आए ये लिस्ट के अंदर वही वर्ड था एक्टिंग। आप कभी वापस उठा के देखो, एक बार वीडियो को पॉज करो और पहले देखो कि कौन कौन से हैं जिनको कि भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का दर्जा मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अहमद हिदायतुल्लाह, बने कि नहीं बने कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने बीच बीच के अंदर, है कि नहीं है। तो ये वही चीज़ है, ये कार्यवाहक वर्ड वही है ना। अब ये एक्चुअली है क्या, सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में थोड़ी सी विडंबना ये है कि आज तक कभी कोई कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा। जैसे आप लिस्ट उठा के देखो एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, आप डालो एक बार गूगल में, तो आपको बैक टू बैक डेट्स मिलेंगी कि आज हटे, अगले दिन ज्वाइन हो गए, नेक्स्ट आ गए, कभी भी किसी को चार्ज दिया नहीं गया, मतलब फटाफट वो पद बढ़ता गया जैसे खाली हुआ। जबकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में अपन देखते हैं कभी कभी मौके ऐसे आए कि जब पद खाली हुआ तो कार्यकारी राष्ट्रपति बना है, समझ गए। तो अब कार्यकारी समझ में आ गया अपन ने राष्ट्रपति वाले संदर्भ में कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो मीन कुछ समय के लिए दूसरे व्यक्ति को वो दे दिया जाता है चार्ज, जैसे वो मिलता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो उसको अपन कार्यकारी राष्ट्रपति बोल देते हैं। यही चीज़ यहाँ पे है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद अगर कभी खाली हो जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो बीमार हो गए, किसी भी कारण से नहीं आ पाए हैं, ठीक है, पद खाली रह गया, तो उस समय फिर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, एक्टिंग कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है।
ठीक है, मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश, कार्यवाहक न्यायाधीश, ऐसे। ठीक है, ये एक्टिंग है, ये वर्ड, ये एक्टिंग। ठीक है, तो ये जब खाली हो गया, ये इसमें वर्ड मेन इसका वर्ड है खाली, पद खाली हो गया किसी भी कारण से, ठीक है, त्याग पद दे दिया, बीमार हो गए, कुछ भी हो गया, पद खाली हो गया, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की, और ये है फिर ये नियुक्त कौन करेगा, तो नियुक्त करता है राष्ट्रपति। ठीक है, अब जैसे पहले एक बार तीनों को सुन लो, फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा बता दूंगा आपको। नेक्स्ट आता है तदर्थ एडॉक। तो ये जैसे वर्ड कैसे यूज आता है मैं आपको बताऊँ, जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह में होता है कि एडॉक प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है, जैसे आपको बोला गया कि ठीक है कि एक आपको फिक्स मिलेगा 30,000 रुपये और आप मीन वाइल पढ़ा लो एडॉक बेसिस पे, कहने मतलब आप स्थायी नहीं हुए, एडॉक है तदर्थ। ठीक है, तो वो एडॉक है। ठीक है, ऐसे एडॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई जजेस की, ये कब होता है, जब गणपूर्ति पूरी नहीं हो, है ना। गणपूर्ति कैसे, जैसे अपन भाई देखते हैं कि 1+33 अपनी स्ट्रेंथ है कि नहीं, तो फिर मान लो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठनी है और पोस्ट ज़्यादा खाली है, ठीक है, तो वही गणपूर्ति 1/10, तो 1/10 अगर नहीं है, क्वारम पूरा नहीं हो रहा, तो ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी एडॉक, मतलब फॉर ए मीन वाइल। ठीक है, ये तदर्थ, इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये लिखा हुआ है राष्ट्रपति और फिर एरो लगा के कि राष्ट्रपति की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो करते हैं। तो जैसे इसका क्वेश्चन आता है कि कौन करता है नियुक्ति, तो उसमें दोनों क्वेश्चन रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और फिर दूसरा रहेगा राष्ट्रपति की सलाह पर या राष्ट्रपति से सलाह मशवरा करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट राष्ट्रपति की सलाह पर या परामर्श करने के, राष्ट्रपति से परामर्श करने के बाद भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करेगा, किसकी, एडॉक न्यायाधीश की। तीसरा होता है सेवानिवृत्त, है ना, सेवानिवृत्त आप समझ गए आप कि सेवानिवृत्त हो गए न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति करा रहे हैं। अभी वो छोड़ो आप कि वो कहाँ से लेके आएंगे, क्या करेंगे, वो तो आएंगे तो हाईकोर्ट से, अभी अपन देखिए कैसे सेवानिवृत्त की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्त को न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति अपन करा रहे हैं। अब वो किसी भी कारण से हो सकता है कि जैसे मान लो केसेस का डिस्पोजल कराना है, राष्ट्रीय लोक अदालत लग रही है, स्पेशल कोर्ट्स गठित किए गए, मतलब केसेस की पेंडेंसी निकालने के लिए अपन जैसे देख रहे हैं कि स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया गया है। ठीक है, तो अब उसमें फिर चेयर कौन करेगा, तो ये रिटायर्ड जजेस को बैठाया गया। ठीक है, अब ये रिटायर्ड जजेस क्या होते हैं, होता बिल्कुल वही जज माफी का काम करेगा, लेकिन ये उस सीट के ऊपर नहीं बैठते हैं, साइड में नीचे की तरफ, जैसे जो आप जैसे कोर्ट में देखोगे तो साइड में काफ़ी जगह होती है, वहाँ पे इनके लिए टेम्परेरी सीट्स लगाई जाती है, लेकिन पावर सैलरी वगैरह सब वो सब उनको वही मिलती है जो एक एक्टिंग न्यायाधीश को या जो सिटिंग न्यायाधीश होता है उसको मिलती है। ठीक है, तो रिटायर्ड न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है ना, तो ये लाइन बस ये अपन को ये टेबल ये याद रखनी है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, कार्यवाहक न्यायाधीश की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करी जाएगी किसके द्वारा, राष्ट्रपति की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा। रिटायर्ड न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, है ना। तो कहने का मतलब इसमें जो समझने वाली बात है, ये राष्ट्रपति सब तो तीनों के अंदर है, लेकिन अब आप सोचोगे सर पहले के अंदर मुख्य न्यायाधीश नहीं है। अरे यार, पहले के अंदर मुख्य न्यायाधीश इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो खाली आप देख रहे हो ना, ये पद ही पद खाली हुआ है मुख्य न्यायाधीश का। तो मुख्य न्यायाधीश जब सीन में ही नहीं है तो वो कहाँ से ये नियुक्ति कर देगा खुद की, यहाँ पे इसलिए तो नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये पद जो खाली हुआ है ये मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है, समझ गए। औरों के अंदर मुख्य न्यायाधीश है सीट पे अपनी, तो इसलिए फिर वो डिसीजन ले रहा है ना, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ऐसे। ठीक है, तो ये अपनी ये टेबल है शॉर्ट एंड स्वीट 126, 127, 128। ठीक है, अगर टेबल याद है तो सब कुछ जीत जाओगे संग। अब आ जाओ, हम आपको एक समझा देता हूँ 126, 127, 128 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। इसका जो ट्रांसलेशन है वो एक्टिंग है, देखो कार्यकारी एक्टिंग। इसमें जो न्याय यहाँ मैंने लिखा हुआ है, पहले तो देखो अभी तक कोई नियुक्ति नहीं है ऐसी एक्टिंग कार्यकारी अपने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की, कोई नियुक्ति ऐसी नहीं है अभी, है ना। जैसे आप देखो 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति लिखा हुआ है, 127 में आएगा तदर्थ न्यायाधीश और 128 के अंदर भी आएगा सेवानिवृत्त न्यायाधीश। कहने का मतलब है 126 का संबंध मुख्य न्यायाधीश से है, चीफ जस्टिस से, और 127 और 28 का अन्य न्यायाधीशों से संबंध
है ना। तभी तो मैं बता रहा हूँ कि 126 वाले के अंदर क्यों केवल राष्ट्रपति लिखा हुआ था, क्यों वो चीफ जस्टिस नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वो पद ही खाली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हुआ है। ठीक है, तो क्या है देखो इसके अंदर कि मुख्य न्यायमूर्ति की अनुपस्थिति किसी कारण से यदि है तो उसकी जगह न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे पदभार ग्रहण करेगा। ठीक है ना, राष्ट्रपति जिसे भी उपयुक्त समझे, इसमें सीनियर मोस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, बहुत बार मतलब हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया है ना, लेकिन अगर हुए तो ये ठीक है। तो इसमें सीनियरिटी कोई मायने नहीं रखेगा, राष्ट्रपति जिसे उपयुक्त समझे अन्य न्यायाधीश। भाई अन्य न्यायाधीश है ना, अपन स्ट्रेंथ क्या देखते हैं 1+33 देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो ये अन्य न्यायाधीशों में जिसको भी राष्ट्रपति उपयुक्त समझे। सीनियरिटी वर्ड इसमें देखो कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसे, और अभी तक कोई ऐसी नियुक्ति हुई नहीं। तो ये वही देखो टेबल जैसे आप पढ़ोगे तो ये इसमें लिखा हुआ था, राष्ट्रपति अपन ने लिखा था ये। और देखो मुख्य न्यायमूर्ति की अनुपस्थिति किसी भी कारण से अनुपस्थित रहा हो, त्याग पद दे दिया हो, कुछ ही हो, खाली हो गया पद, असमर्थ है, तो अन्य न्यायाधीशों में से राष्ट्रपति जिसे इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझे उस कर्तव्य का निर्वहन करेगा। ठीक है, 126 के अंदर ही है। 127 में देखो आ रहा है तदर्थ न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक, है ना। तो पहले तो देखो नियुक्ति कौन करता है, यहां पढ़ो इसको। पहले तो ये एडहॉक वाला सीन में कब आता है, जब गणपूर्ति अपन को पूरी करनी हो, ये कोरम पूरा करना हो। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति, वही 1/10 गणपूर्ति न हो तो राष्ट्रपति, गणपूर्ति न हो तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, आगे ना देखो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति। और अब देखो क्या है, ये संबंधित उच्च न्यायालय, ये उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट, ये सीन में आ गया। अब देखो ये हाईकोर्ट कहाँ से आ गया सीन में, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अभी अपन ने यहाँ तक क्या पढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय में यदि गणपूर्ति ना हो, कि सर्वोच्च न्यायालय में जैसे 33 हैं, ठीक है, और अपन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनानी है लेकिन गणपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में तो जज ही नहीं है, खाली ज़्यादा है बस। तो अब सीधी सी बात है कि अगर अपन लेके आएंगे तो कहाँ से लेके आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में तो है ही नहीं, तो अपन को एडहॉक जज लेकर आना तो कहाँ से आएगा, वो हाईकोर्ट से आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसलिए हाईकोर्ट आ गया सीन के अंदर, है ना। जो अपने हाईकोर्ट है इंडिया के अंदर, तो उन किसी हाईकोर्ट में से लेके आ रहे हैं अपन। मीन वाइल एडहॉक है, जैसे मकसद पूरा हो जाएगा तो वापस उस हाईकोर्ट के अंदर वापस भेज देंगे, तो किसी हाईकोर्ट से निकल के आएगा। ठीक है, अब ये चीज़ है देखो, तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात, भाई मान लो राजस्थान हाईकोर्ट से आप किसी जज को लेके जा रहे हो सेंटर में एडहॉक तदर्थ नियुक्ति के रूप में, तो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को तो पता होनी चाहिए ना इतनी चीज़, क्योंकि नहीं तो कहीं को मान लो राजस्थान हाईकोर्ट में कल को ऐसी जरूरत पड़ जाए कि यहीं का कोरम फिर पूरा नहीं हो, तो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पहले पता होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या चीज़ें सीन में, सबसे पहले तो राष्ट्रपति आ गया, फिर जो हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर करेगा कौन, फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। ये 3 चीज़ें इसके अंदर है। अपने टेबल के अंदर ये 2 ही लिखी हुई थी, है ना, हाईकोर्ट तो सर था ही नहीं, तो लेकिन ये इम्प्लाइड है ये चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट में तो है ही नहीं, तो यार कहाँ से अपन लेके आएंगे, तो सीधी सी बात आएगा हाईकोर्ट से। तो ये तो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश, उच्च न्यायालय मतलब देखो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं उच्चतम, उच्चतम सबसे ऊपर, सर्वोच्चतम, उच्चतम, और उच्चतम सुप्रीम कोर्ट, और यह उच्च हाई कोर्ट। ठीक है ना, उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक है ना, तो ये देखो योग्यता वर्ड भी चीज इंपॉर्टेंट है कि वो एलिजिबल होना चाहिए, उसमें योग्यता होनी चाहिए। योग्यता अपन ने देखी थी वो 5 और 10 की, जब मैंने आपको पढ़ाया था सुप्रीम कोर्ट में कौन सा न्यायाधीश हो सकता है, तो अपन ने जैसे बोला था कि भाई 10 साल एडवोकेसी का एक्सपीरियंस हो कंटिन्यू, है कि नहीं है, 5 साल और 10 साल, तो वो सारे एक्सपीरियंस उनके पास हों। अगर वो सारे एक्सपीरियंस वो रखते हैं हाईकोर्ट के जज, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज के नियुक्ति, एडहॉक जज की नियुक्ति के रूप में एलिजिबल है। होएगा कैसे नियुक्त, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, दूसरा संबंधित हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी सहमति के बाद डिसीजन कौन लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो ये नियुक्त हो जाएंगे कौन, अपने तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जज। क्यों जरूरत पड़ती है, गणपूर्ति, कम रहे सीट्स, मतलब सीट्स ज़्यादा खाली है, जजेस कम पड़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए, ऐसे। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, यही नियुक्ति करेगा कौन, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन इससे पहले 2 लोग सीन में हो रहे हैं, एक तो है राष्ट्रपति और दूसरा संबंधित हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस। और ये
अदरवाइज वो एलिजिबल होना चाहिए, वो योग्यता उनके पास होनी चाहिए। यहाँ लिखा था ना योग्यता, योग्य रखता हूँ, ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, यह तदर्थ न्यायाधीश जब तक सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करता है तो उतने समय तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिलने वाली सभी शक्तियां, विशेषाधिकार तथा भत्तों का या वेतन भत्तों का हकदार होगा। अभी आप देखो, ये बड़ी लाइन इंपॉर्टेंट है। अभी अपन ने पढ़ा था कि 2/4 सेकंड शेड्यूल का चौथा प्रारूप हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मिलते हैं कितने, 2,50,000 पर मंथ, और अदर जजेस को 2.25 लाख। लेकिन कोई अदर जज उठ के सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में आ रहा है तो भाई फिर आप पैसे ज़्यादा मिलेंगे ना। तो वो टेबल याद करो क्या थी, 2.8, 2.5, फिर 2.5 और 2.25। अब ये 2.25 नहीं मिलके उसको कितने मिलेंगे, 2.5, 25,000 रुपये ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो अब सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम कर रहा है, ये चीज़ है ना। तो वो अब ये अपने आप ये अपना ये चीज़ भूल जाएंगे कि मैं हाईकोर्ट का जज हूँ, नहीं। मीनवाइल आप क्या हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, ठीक है। तो तदर्थ न्यायाधीश हैं, चाहे कितने समय के लिए, जितने भी समय के लिए है, लेकिन वो अब आप सुप्रीम कोर्ट के हो फुल फ्लैज। अब आप नहीं हो हाई कोर्ट के जज, अब आप किस हैसियत से काम कर रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट के अदर जज की हैसियत से, न्यायाधीश से आप काम कर रहे हो, अन्य न्यायाधीश, ठीक है। ये है, और ये कॉन्सेप्ट जो है तदर्थ न्यायाधीश का, ये अपन ने कहाँ से लिया हुआ है, ये फ्रांस से लिया, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान में देनी है। बच्चों हाईकोर्ट क्यों सीन के अंदर आ रहा है, आप चाहो तो इसके अंदर राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति, और फिर यहाँ कोमा लगा के, इसमें कोमा लगा के हाईकोर्ट चीफ जस्टिस भी लिख लो, कोई इशू नहीं है, मैं और करेक्ट कर दूंगा, मैं जोड़ दूंगा, राष्ट्रपति डैश लगा के लिख लो हाईकोर्ट सीजे, और फिर यूं ये से, मतलब PR कोमा हाईकोर्ट चीफ जस्टिस, और फिर आगे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, ऐसे कर दो इसको। क्योंकि संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की राय नहीं लेंगे तो फिर वो भाई मेरे घर में से ही ले गए और मुझे ही नहीं पता, तो ये तो गड़बड़ है ना। कल को मेरे को जरूरत पड़ गई, फिर आप पढ़ते हैं, ये 127 आ गया, एडोक उसी का ट्रांसलेशन है पूरा, इंग्लिश हिंदी में देख पता तो जो हाईलाइट किए हुए हैं। देखो गणपूर्ति नहीं हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति आ गया, संबंधित उच्च न्यायालय आ गया, उसकी नियुक्ति वो अर्हता अदरवाइज रखता हो, नियुक्ति कौन करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश नाम निर्देशित कर देगा। फिर वो लिखा हुआ वही शक्तियाँ विशेष अधिकार होंगे जो उसको मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करेगा, तो उच्चतम न्यायालय के सारे विशेष अधिकार मिलेंगे उसको, ठीक है ना। यही थी। अब 128 देख लेते हैं अपन, जिसमें 128 के अंदर क्या था, रिटायर्ड है ना, रिटायर्ड, ये यहाँ देख लो क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत का मुख्य न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। अब देखो इसमें कौन कौन, सुप्रीम कोर्ट का भी रिटायर्ड हो सकता है, भाई रिटायर्ड तो सुप्रीम कोर्ट से भी होते हैं, हाई कोर्ट से भी होते हैं, तो कोई सा भी हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है। और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है, ठीक है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुआ है तो उनको बुला लेंगे, हाई कोर्ट से रिटायर हुए हैं तो उनको बुला लेंगे, लेकिन हाई कोर्ट वाला तभी आ सकता है जब उसके पास योग्यता होनी चाहिए, क्या, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की। वो योग्यता वही 5 साल और 10 साल का एक्सपीरियंस, वो अगर वो रखते हैं हाई कोर्ट के जज होने के नाते तो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। और भाई अगर सुप्रीम कोर्ट का ही रिटायर्ड है तो उसके तो भाई योग्यता थी तभी तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, तो ऐसी कोई उनको फिर अलग से योग्यता चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ये कर सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है, ठीक है। तो देखो करता कौन है, ये नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, जो लिखा हुआ था ना PR फिर डैश करके लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, ये अभी रिटायर्ड तो कहीं से भी हो सकता है ना, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ भाई। एडॉक में तो क्या था, सीट खाली रह रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में खाली आएगा कहाँ से, हाई कोर्ट से आएगा। अब रिटायर्ड है तो रिटायर्ड में कौन कौन आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आ सकता है रिटायर्ड, या हाई कोर्ट का आ सकता है, लेकिन हाई कोर्ट का आ रहा है तो उसके पास वो योग्यता अदरवाइज उसके पास होनी चाहिए, कॉमन सेंस है सीधा ही। फिर वही है कि इस अवधि में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिलने वाले वेतन भत्ते आदि का हकदार होगा, अन्यथा उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। मतलब जिस न्यायालय में आ रहा है ना, वो जिससे भी आया, मान लो हाईकोर्ट का था तो अब हाईकोर्ट से कोई लेना देना नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट की है जो है, ठीक है ना। ये ऐसे अपन को पता होना चाहिए। तो ये रिटायर्ड का था। अब रिटायर्ड की खास जरूरत कब पड़ती है, जब स्पेशल अदालतों का गठन होता है। एडवोकेट की जरूरत पड़ गई जब गणपूर्ति हुई। 126 में कार्यवाहक एक्टिंग की जरूरत कब हुई, जब पद खाली हो गया। तो ये जरूरत कब कब पड़ती है, तब अपन को पता होना चाहिए।
अब यूँ ऐसा नहीं होगा कि भाई पद खाली है तो अपन रिटायर्ड की भर्ती करते हैं, नहीं। पद खाली का किया जाता है जब पद खाली है तो कार्यवाहक आएगा, गणपूर्ति पूरी नहीं हो रही है तो एडहॉक आएगा, और किसी विशेष प्रयोजन के लिए अपन को जजेस चाहिए, जैसे स्पेशल अदालतों का गठन हो रहा है, केस लंबित ज़्यादा है, तब वो रिटायर्ड जजेस की होगी 126, 27 और 28। ठीक है ना, ये चीज़ अपन को है सर। ये वो रिटायर्ड वाला था पूरा। ठीक है, तो देखो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आ रहा है, उच्च न्यायालय का हो सकता है, हाई कोर्ट का, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है। अगर लेकिन संबंधित उच्च न्यायालय का तो उसके पास वो योग्यता होनी चाहिए। वेतन भत्ते हो सारे राष्ट्रपति, ठीक है, विशेषकर, किंतु उसे अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। देखो ये क्या है, ये उस न्यायालय का न्यायाधीश मतलब क्या है, ये जो, हाँ ये चीज़ देखो, ये चीज़ क्या है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नीचे गलत हो गया था। जैसे मान लो कोई रिटायर्ड है, उसको अपन ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया है ना, तो ये वो सुप्रीम कोर्ट के जो एक्टिंग जो स्ट्रेंथ है ना 1+33, ये इसके अंदर इसकी गिनती नहीं होगी, क्योंकि ये तो रिटायर्ड है। ठीक है, तो इनकी गिनती नहीं होगी। और दूसरा क्या है, जैसे मान लो ये कोर्ट रूम है, इसमें सामने अंदर जैसे जज बैठते हैं, तो इस सीट पे नहीं बैठ के इधर साइड के अंदर जगह रहती है, वहाँ इनको बैठाया जाता है। ठीक है, कभी आप स्पेशल कोर्ट जैसे राष्ट्रीय लोक अदालत वगैरह है, तो आप जाओगे कोर्ट में तो आपको दिखेंगे जजेस इधर बैठे हुए हैं, तो ये वो रिटायर्ड जजेस है। तो ये जो चीज़ है ना, ये कि ये उस कोर्ट का, उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के वो न्यायाधीश के कैडर के अंदर उनकी गिनती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो रिटायर्ड है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर मकसद हल करने के लिए उनको बुलाया गया, प्रयोजन के लिए, तब तक बस उनको मतलब उनकी सेवा को अपने को काम में लेना है। ये इधर बैठेंगे साइड में, ठीक है, और बाकी विशेषाधिकार वगैरह सारे होंगे। बस उस न्यायालय का न्यायाधीश उन्हें नहीं समझा जाएगा, वो कैडर के अंदर गिनती नहीं होगी उनकी 1+33 के अंदर। ये चीज़ समझने वाली, ठीक है। तो ये था अपना 26, 27, 28। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं 139 अपने अभिलेख न्यायालय, देखते हैं आगे 129। ठीक है, तो आप इस वीडियो के अंदर अपन ने देखा 125 देखा वेतन भत्ते, उसमें 2/4 याद रखनी है। 126 कार्यकारी देखा, एक्टिंग। 127 तदर देखा, एडॉक। और 128 अपने देखा सेवानिवृत्त, अपने रिटायर्ड। 126 में लेना देना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, 127 और 28 के अंदर लेना देना है अधर न्यायाधीश का। ठीक है, ऐसे देखो। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे आर्टिकल नंबर 129। ओके।